चलिए अब इसमें ध्यान दीजिए सब कोई। पिछला क्लास में आप सभी लोग मिरर पढ़ रहे थे। मिरर में आप सभी को कंसेप्ट दे दिए थे, कब वास्तविक, कब काल्पनिक, कब बड़ा, कब छोटा, ये सब तो पूरा क्लियर है ना सबका। क्वेश्चन भी 5 दिए थे जिसमें कंसेप्ट आपके आ गए थे। अब आज के क्लास में हम लोग जरा देखें, 2-3 महत्वपूर्ण बातें सीखने हैं, बस प्रकाश का परावर्तन खत्म हो जाएगा और तब सबसे खतरनाक टॉपिक आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। उसी में मेन एनर्जी चाहिए, बस वो लाइट का आत्मा चाबी है। अपवर्तन सीख गए तो लाइट में फिर कुछ नहीं है, फिर आराम से एक क्लास उसके बाद लगता है कि अब लाइट खत्म हो जाते हैं। तो देखिए मिरर में अब हम लोग जो महत्वपूर्ण चीज हम चाहते हैं आज सीखे, उसमें एक पहला नंबर फार्मूला सब लोग जानते हैं। ये फार्मूला सबको मालूम है कि अगर कोई मिरर बनाए तो बताओ इसका जहां सेंटर होगा इस पूरे दूरी को हम लोग रेडियस आर कहें और इसका जो बीच में पॉइंट होगा उसको फोकस दूरी एफ कहें। तो बताइए आप ही फोकस दूरी का मान त्रिज्या का आधा है, इसलिए फार्मूला है एफ बराबर r/2। यानी आपको ध्यान रखना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती। अब इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा तो कुछ फार्मूला नहीं सोचिए, सीधा सोचिए फोकस दिया है तो दुगना कर देंगे तो त्रिज्या होगा, त्रिज्या दिया है तो आधा करेंगे तो फोकस हो। बस फटाफट बता दीजिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 18 cm तो फोकस दूरी 9 cm, फोकस दूरी 4 cm तो वक्रता त्रिज्या। तो ये सब बैठ के फॉर्मूला मत लगाने लगे। कोई लड़का परीक्षा हॉल में भी एफ बराबर r/2, तो सीधा सोचो क्या एफ बराबर करवाई दिया, दुगना करो त्रिज्या, त्रिज्या दिया आधा करो फोकस, खत्म हो। तो बोलो फॉर्मूला क्लियर है सबका। अब इसमें जो 1-2 क्वेश्चन और अच्छे आते हैं उसकी चर्चा थोड़ा करेंगे, उसकी चर्चा से आपका कंसेप्ट इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा। बताइए ये हमने कौन सा दर्पण बनाया? समतल दर्पण। वेरी गुड। क्या समतल दर्पण गोल बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि सीधा है। तो माना जाता है कि यह गोल बनेगा भी तो अनंत पर जाके बन सकता है, और अगर अनंत पर बनेगा तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? अनंत होगी। देखना जरा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको अगर त्रिज्या अनंत होगी तो अनंत बटा 2 भी क्या होगा? अनंत होगा। आधा अनंत नहीं बोल, अनंत माने न अंत, तो उसका आधा भी न अंत ही चलेगा। और इसीलिए एक बेहतर प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत, ऐसे चॉइस दे। तो आपको ध्यान रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होते हैं। अनंत क्यों होते हैं समझ में आया कि नहीं? क्योंकि त्रिज्या कहते हैं जिससे गोल बना उसका त्रिज्या होता है, और समतल है तो गोल तो बनेगा नहीं, तो इसीलिए इसकी त्रिज्या हम लोग इंफिनिटी मानते हैं, तो फोकस भी इंफिनिटी हो जाता। बोलिए स्पष्ट है सबका। और दूसरा नंबर एक फार्मूला को हम लोग मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र सबको मालूम है 1/f बराबर 1/u + 1/v, जहां f क्या है? फोकस दूरी, u क्या है? वस्तु की दूरी, और v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और तीसरा अंतिम फार्मूला है, बस 3 ही फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। जिसको 3 फार्मूला याद है दर्पण में चौथा कुछ काम नहीं। एक तीसरा नंबर को कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता। और आपको ध्यान रखना है कि आवर्धन क्षमता को हम लोग m से लिखते, कहते किसको है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और इसका वैल्यू -v/u होता है। बात ध्यान रखेंगे। 3 फार्मूला हम फिर से आपको सुनाए, तीनों एकदम ठीक ठाक हो जाए तो आपका इसमें कंसेप्ट आ जाएगा। उस पर आपको 4 क्वेश्चन चलेंगे, 4 का 4 सही कर दिए तो इसका जो बेसिक थीम जो समझाना चाह रहा हूं क्लियर हो। तो पहले फिर से फार्मूला ध्यान करें, f बराबर r/2। पूछा जाएगा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी दुगनी होती है। हम इसको ना बोले जी, तुम लोग आधी करता जी। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की। अब क्या पूछ रहा है इस पर ध्यान रखना, इन्हें की आधी होती है केवल मारते रहना। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। 1/f बराबर 1/u + 1/v। बोलो जल्दी, u क्या है? वस्तु की दूरी, दूरी ऊंचाई नहीं बोलेगा, वस्तु की दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और f क्या है? फोकस दूरी। आवर्धन क्षमता m, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर -v/u। ये तीनों फार्मूला तो क्लियर रहेगा। जनरल लाइन में होता क्या है, फार्मूला नहीं पूछता, वो बहुत इशारों में ही बात करता है। इसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा, बोला जाए मैग्निफिकेशन पावर। आवर्धन को इंग्लिश क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन, मतलब कितना बड़ा कर सकता है। अगर कहें मैग्निफिकेशन पावर 2 है तो समझो 2 गुना बड़ा कर सकता है। तो अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, हम लोग देख लिए f बराबर r/2, 1/f बराबर 1/u + 1/v, और मैग्निफिकेशन पावर m का फार्मूला बोलो, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर -v/u। ये लाइन क्लियर है सबका? बोला जाए, कोई दिक्कत क्या? बोला जाए। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई v नहीं हुआ, डिराइव्ड किए तो डेरिवेशन में हमारा v निकल के आ जाएगा। यानी हम लोग मान लेते हैं, सपोज हम लोग एक फिगर बनाए। अब बताइए जल्दी से, सबको मालूम है यहाँ पर क्या होता है? p, फिर बोलिए c। यहाँ पे वस्तु रखे, इमेज बनाने तो आता है, c से चलाएंगे तो ये तो एकदम ठीक ठाक। दूसरा जहां मिजाज करे, हमारा मिजाज कर रहा है p से चलाएंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे, याद है ना?
बस देखिए कितना बेजोड़ आप सीख रहे हैं। मान लें आपतन कोण थीटा, तो परावर्तन कोण थीटा, ये इमेज तैयार हो गया, वस्तु है AB, प्रतिबिंब है CD। अब बता दीजिए ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो बोलिए तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं? लंब बटा आधार AB बटे PB। और बताइए इस छोटका में tan थीटा CD बटे PC। तो CD अब मान लीजिए इसको E नाम दे दें, C हो चुका है, तो बताइए DE अब बटे PE। ये समझ में आ गया? tan थीटा कहते हैं लंब बटे आधार को, खड़ा बटे पड़ा tan थीटा। जब बोलेंगे tan तो कहना tan खड़ा बटे पड़ा। तो बताइए इसमें tan थीटा तो खड़ा AB अब पड़ा PB, तो खड़ा बटे पड़ा। इस छोटका में tan तो खड़ा बटे पड़ा D बटे P, और दोनों tan ये दोनों बराबर, तो एक बन जाएगा ऊंचाई और एक बन जाएगा दूरी। तो इससे फार्मूला आ जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर -P बटे U। वही लिखा हुआ। अब देखा कैसे बना, मैजिक चल गया। हम चले ऊंचाई, अब किसी को बताओ DE क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। AB क्या है? वस्तु की ऊंचाई। तो जब कहेंगे DE बटे AP तो आप कहिएगा PE बटे PB। तो PB वस्तु की दूरी, PE प्रतिबिंब की दूरी, तो हम ऊंचाई के साथ दूरी का रिलेशन निकाल सकते हैं। समझ में ना? तो अब हम लोग जरा ध्यान से देखें तीनों फार्मूला, और 5 क्वेश्चन के लिए अब तैयार हो जाइए। पहले फार्मूला ठीक करिए। तुम चाहते हो कि एकदम परावर्तन पकड़ में आ जाए तो एकदम फिट करो फार्मूला सही। 5 क्वेश्चन फिर उपयोग चलेंगे, 5 क्वेश्चन आज, एक लेसन कंप्लीट। तब चलेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उस पर 2 क्लास लगभग लगे। 2 क्लास बाद मैंने सेंट होगा यूपीएससी तक के, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। तुम क्वेश्चन बैंक उठाओ यूपीएससी, उसमें फिजिक्स से बनाओ, लाइट जो सेक्शन पढ़ा दिए, करंट पढ़ा दिए, खूब मजे में बनेगा, उसमें टेंशन नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन। तो अब इसमें जरा ध्यान दीजिए। पहला नंबर आपको फार्मूला हुआ F बराबर R/2। दूसरा बोल दीजिए 1 बटा A बराबर 1/U प्लस 1/V। U क्या है? वस्तु की दूरी। V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। F क्या है? फोकस दूरी। M बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर -V बटे U। ये तीनों एकदम मान के चले कि सबका एकदम ठीक ठाक हो गया। चलिए 5 क्वेश्चन अभी दिया जाएगा, चोरी कर सकते हैं, इसी पर है, केवल ध्यान लगाइए बढ़िया से। पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला नंबर लिखिए, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, छीको मत, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई अच्छा क्वेश्चन रहेगा छीन, जतरा खराब कर रहे हैं हम, कितना सोच रहे हैं लोग, जतरा खराब करने वाला बैठा। लिखिए, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? चॉइस ए वस्तु की दूरी U पर, U। चॉइस ए वस्तु की दूरी U पर। चॉइस बी प्रतिबिंब की दूरी V पर, प्रतिबिंब की दूरी V पर। चॉइस सी U और V दोनों पर, U और V दोनों पर। चॉइस डी इनमें किसी पर नहीं। तब हल्का हल्का क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं ताकि दुख कम हो। दूसरा क्वेश्चन, 5 प्रश्न हम लोग चलेंगे, 5 में कंसेप्ट आ जाएगा। दूसरा नंबर लिखिए, यदि किसी गोलीय दर्पण को जल में डुबा दिया जाए, यदि किसी गोलीय दर्पण को जल में डुबा दिया जाए, यदि किसी गोलीय दर्पण को जल में डुबा दिया जाए, तो इसका फोकस दूरी, कहीं डुबा के रख देगा, डूबना नहीं, ध्यान रखना केवल। किसी गोलीय दर्पण को जल में डुबा दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी, चॉइस ए घट जाएगा, घट जाएगा। चॉइस बी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। चॉइस सी अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला नंबर लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के निचले आधे भाग को, निचले आधे भाग को काले रंग से रंग दिया गया है। निचले आधे भाग को काले रंग से रंग दिया गया है, तो निम्नलिखित में क्या अपरिवर्तित रहेगा? निम्नलिखित में क्या अपरिवर्तित रहेगा? चॉइस ए, चॉइस ए प्रतिबिंब,
की तीव्रता, प्रतिबिंब की तीव्रता। चॉइस बी फोकस दूरी, फोकस दूरी। सी दोनों, दोनों। और डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन लिखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। नीचे लिखिए चॉइस ए +1, +1, +1। बी -1, -1। सी +-1, +-1। डी अनंत। एक मिनट, क्वेश्चन हल्का हो जाएगा, तुम लोग तुरंत मार देगा इसको। क्वेश्चन थोड़ा सुधार लो, नहीं तो तुम लोग तो तुरंत मार दिया जी। इतना हल्का नहीं देंगे इसको, लीड बर्बादी के हिस्से में रखा जाएगा। इसको थोड़ा सुधारो इसको। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता होता है, फोकस दूरी, उसी में क्वेश्चन में सुधार लो, उतना हल्का हम नहीं देंगे। फोकस दूरी तुम लोग अनंत मारेगा। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता होता है, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सोचना पड़े, अनंत सीधा सीधा मार दिया सब। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता होता है, बस चॉइस वही है, ज्यादा कटकुट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता होता है और सब चॉइस वही रह गया। चलिए पांचवा क्वेश्चन, पांचवा और अंतिम दे दे। आपको तो सभी पर लगभग दे ही दिए, आवर्धन क्षमता हो गया। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, लिखिए, लिखिए एक दर्पण का आवर्धन क्षमता -1 है, एक दर्पण का आवर्धन क्षमता -1 है, -1 है, तो यह दर्पण संभव है, तो यह दर्पण संभव है, यह दर्पण संभव है। चॉइस ए समतल, समतल। बी उत्तल, उत्तल। सी दोनों, दोनों। डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका एक मिनट, अवतल कर दीजिए, डी में अवतल कर दीजिए, कोई नहीं से अच्छा अवतल, डी में अवतल, चांस बने कुछ उसमें, अवतल। चॉइस बहुत मायने रखता है, तुम लोग ऑब्जेक्टिव सोचता है खेल है ना, थोड़ा सा इधर से उधर मारेगा, सेटर तो टर्निंग है वो सब। चलिए अब 5 में 5 एकदम सही कीजिए। पिछले क्लास में कितने बजे हो गए थे, कितना 7। चलिए 3 और बढ़ा दीजिए, तो दर्जन वाला नहीं 5 और बढ़ाना होगा। दर्जन में कलम मंगा के दिया जाए। लाइए आपका जांच के तुरंत रिजल्ट कर दे, बड़ा खुश से नजर आ रहा है। 5 का 5 सही तो खुशी की बात है, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं। लाइए रेड कलम है, लाइए देख लें। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा सही, यानी 2 गलत। 5 में 2 गलत तो 100 में कितना गलत? एक एक नियम से बनाओ, 150 में निकालना पड़ेगा ना जी। 5 में 2 गलत, इसलिए 150 में कितना आ जाएगा जी? 60 गलत। 90 पर सिलेक्शन कैसे होगा बीपीएससी में? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किस पर निर्भर करता है? अच्छा, मैं उसका एक गलत है, ठीक है, एक गलत किया केवल। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, गुड। दूसरा भी सही, तीसरा गलत कर दिया, बैठ जाइए। बस तुरंत एकदम ऑन द स्पॉट डिसीजन हो जाएगा। चलिए पहला गलत, पहला ही गलत है तो फिर आगे क्या पढ़ना? चलिए पिछला दिन लगता है प्राइज जीते हैं ना, चलिए आज जीतिएगा तो डबल हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत, बैठ जाइए। लक्षण तो शुभ चल रहा है जी, वाह, गुड, बहुत बढ़िया। इसका सही है, प्राइज लाइक हो गया। चलिए 2 कॉपी और जाके चेक करेंगे, बहुत बढ़िया। तुम्हारी लेकिन कॉपी रखो, नहीं तो तुम इधर उधर करके और भेज देना। चलिए अब यहाँ तक चेक हो गया, बस वहां तक आ गया, बस हो गया। उसके बाद इतना ही फास्ट बनाना है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग जिनकी कॉपी नहीं देख रहे हो, हमको क्यों देख रहे? कॉपी क्वेश्चन पढ़ो, बना लिया। ये लोग बहुत फास्ट बनाता है सर, ये लोग बेकार 2 घंटा बैठ के क्या करेगा परीक्षा हॉल में? इन लोग को तो 20 मिनट काफी है, इन लोग बेकार 2-2.5 घंटा बैठाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वाह, गुड। जाओ, गड़बड़ कर दिया, प्राइस से चुक गए। एक इनकी कॉपी चुक गए, एक भी। चलिए अब एक में तो प्राइज आपका जीता हुआ है जी, पिछला दिन वाला। ये आपकी है, इसको खोलो, कहाँ दिखाओ,
जहाँ इच्छा करता वहां लेता है। अच्छा ये तो हाँ प्राइज वाला, चलिए बाहर आप रख लीजिए, कॉपी नया नहीं लेंगे। गुड, ये किनकी है? चलिए आपकी कॉपी है। पहला दूसरा तीसरा गलत हो गया, चलिए बढ़ा दीजिए उनके। चलिए आप दोनों का देख लें, पहला गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा गलत। ऐसा कॉपी तुम ला रहा है, मर गया तो ऐसा कॉपी ला रहा है, 5-4 गलत कर रहा है तुम। पहला गलत, दूसरा ठीक किया, तीसरा गलत कर दिया, चौथा भी गलत कर दिया, पांचवा भी गलत कर दिया। अरे तुम 1/5 लाके कॉपी लाया यहाँ, तुमको अंदर आत्मा से पूछता नहीं कि क्या वो सही है। चलिए समय समाप्त। चलिए अब इसमें एक प्राइज, लेकिन अच्छी बात है क्लास में एक प्राइज दिए, ये बहुत अच्छी बात है कि चलिए ध्यान दिए हैं। चलिए अब मिलाया जाए बढ़िया से, सुनेंगे आप लोग को पूरे ध्यान देना है क्वेश्चन। अब देखो रूप समझो, हम पढ़ा के इतने भेजेंगे, तुम लोग लाल कलम ब्लू कलम घेर घार इसी को करोगे और सब यही ऐसे पूछेंगे और इसी को छटपटाते निकलोगे कि लड़ा नहीं। लड़ेगा थोड़े, इसमें कंपटीशन में लड़ना नहीं होता है। पढ़ के ऐसे जाओ, सोचने तुमको आ गया तो सब इसी में लिखा हुआ। कैसे दूध में ही छिपा हुआ है कि नहीं, मक्खन छिपा हुआ है कि नहीं, सब सोचो दही में ही सब चीज छिपा हुआ है। अब कोई को दही दे दो, आप कहो इसमें घी निकालो, वो कहेगा कि नहीं लड़ा, घी कहाँ है। निकालने का प्रोसेस होना चाहिए ना। तो आपको हमारा ड्यूटी क्या है? प्रोसेस जहां ठीक किया तब एकदम सही। थोड़ा इसमें भार लगेगा, लेकिन जितना ज्यादा कष्ट करोगे उतने टिकाऊ हो। दूध कितना दिन में खराब हो जाएगा गर्म नहीं करोगे तो? एक दिन बहुत है, क्योंकि उसको कष्ट नहीं दिए तो खराब हो। दही जमाए 2 दिन में फिर खट्टा हो जाएगा, वो भी कष्ट कम किया। लेकिन रगड़े उसको, कष्ट दिए, मक्खन कितना दिन चलेगा? तो वो दूध दही से ज्यादा अब 10-15 दिन चलेगा। और कष्ट दिए, चूल्हा पर चढ़ा दिए एकदम हाई टेम्परेचर, तो खूब कष्ट किया तो लाइफ टाइम चल रहा। वो घी है, घी बनना है तुमको। और घी बनने के लिए समझ रहे हो, तुम लोग दही में गवाने लगते हो तो 2 दिन में खट्टा हो जाएगा। एकदम दही मक्खन फिर गरम तब घी, कहोगे हाँ अब खराब उराब नहीं होगा परमानेंट को। तो चलिए जरा पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी निर्भर करता है। हम लोग सब देख रहे हैं फोकस दूरी 1/u + 1/v। फोकस दूरी निर्भर करता है u पर की v पर की दोनों पर। तो सही आंसर दोनों किसमें हो गया? सी में। बनाए थे कितने लोग? सी बनाए थे। वाह, इन लोगों को मिलता है लड्डू नंबर। गजब बनाते हो जी, यही सब सिखा यू भी दोनों पर पटाख से मार दिया। अच्छा ये बताओ, सुनेगा बढ़िया से, सुनो। तुमको लगेगा कि जा क्या कर, इतने नहीं देगा। अच्छा सेटर भेंट होगा ना तो फार्मूला देके पूछता है। बढ़िया सेटर भेंट होगा तो तुमको देगा, यह ज्ञात है कि दर्पण सूत्र 1/a = 1/u + 1/v होता है, लिख दिया। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि फोकस दूरी निर्भर करता है केवल ऊपर केवल भी पर, दोनों पर। अब निष्कर्ष निकालना है। लड़का कैसा सेटर था, फार्मूला दे के पूछा था, वो डुबाने का फुल उपाय किए हुए थे। अच्छा तुम बताओ, ऐनक में कहीं पर खड़ा होगे, कहीं पे इमेज बनेगा, इससे इसके फोकस दूरी को क्या मतलब हो सकता है? तुम दर्पण में कहोगे हम दूर भाग गए तो जाओ, तुम्हारा फोकस कट जाएगा। यू वस्तु की दूरी है, ही प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु और प्रतिबिंब दर्पण के फोकस के अनुसार चलता है, न कि फोकस यू और भी पर निर्भर करता है। फोकस सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, F = R/2। त्रिज्या के आधा फोकस होते हैं, यू भी पर निर्भर नहीं करता। और इसीलिए सही आंसर पहला का डी, इनमें से कोई नहीं। वहां आंसर होना चाहिए था वक्रता त्रिज्या। बात सीखिएगा, फिर से समझिए, समझो, डी ठीक मार के खुश मत हो। बात समझिए, मेन है थीम को पहचानो, क्या क्वेश्चन कर और कितना खतरनाक टर्निंग होता है इसको महसूस करिए। तुम देख रहे हो कि हम चिट्टा दिए, चोरी भी अलाउ किए, लेकिन चोरी करने में भी अकल नहीं है तो नकल किए, शकल बिगड़ गया, सिमेटिक मार दी। वहां अकल चाहिए कि हाँ क्या कर रहा है। अब एक बार फिर से हम इस बात को समझाना चाह रहे हैं, फिर से सुनेंगे। एफ का मान यू और भी पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ त्रिज्या की आधा होते हैं। त्रिज्या बदलेंगे तो फोकस दूरी बदलेगा, यू बदलेंगे तो फोकस दूरी नहीं बदलेगा, भी बदलेंगे फोकस दूरी नहीं बदलेगा, सिर्फ त्रिज्या के आधा होता है, इतना ही ध्यान रखना। बोलो क्लियर है सबका? तो पहला नंबर स्टेप आपका क्लियर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। अच्छा, जल में डुबा दिया गया, लगे हाथ डुबा दिया गया। एक दर्पण को जल में डुबा दिया गया, तो तुम खुद समझ रहे हो, पानी में डुबाएंगे तो फोकस उतने रहेगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। तो घटने वाला आंसर बी में था। बी की ए है, बनाए थे, क्या बना दिया था? अपरिवर्तित। कितने लोग अपरिवर्तित कौन बनाया था? अरे कई लोग बनाया। और बढ़ जाएगा, तुम बढ़ा दिया था। अच्छा, और घट जाएगा, ऐसा कितने लोग बनाए थे? अरे तो बाकी चौथा डी मारा, क्या है डी में जी? इनमें से कोई नहीं, वो पहला में कोई नहीं तो दूसरा में कोई नहीं। क्या बनाया तुम लोग? अपरिवर्तित रहेगा। अच्छा, पानी में डुबाए तो अच्छा तुम बताओ, तुमको एक टूटा हुआ चूड़ी दे दे तो ये टूटा हुआ चूड़ी का कुछ ना कुछ तो त्रिज्या होगा। अरे पहले कभी गोल रहा होगा। ये टूटा हुआ चूड़ी को पानी में डुबाओ तो इसकी त्रिज्या घाटा बढ़ा की वही है।
वही है, और त्रिज्या नहीं बदलेगा तो फोकस नहीं बदलेगा। फोकस दूरी सिर्फ त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसीलिए पानी में डुबाने वाला, कई बार हम डुबाए हैं, वो तोड़ने वाला दे दे, कहेगा एक अवतल दर्पण को बीच से तोड़ दिया गया तो फोकस दूरी, बीच से तोड़ दिया गया तो फोकस दूरी आधा होगा, दुगना होगा, अनंत हो जाएगा, वही रहे। तो अब तुम ही बताओ, कोई बच्चा एक गोल बनाया, इसकी त्रिज्या उसने मापा 4 cm है, और तुम क्या किया, एक रबर ले करके और इसके इधर के आधा मिटा दिया और कहे बोलो त्रिज्या, आधा हो गया, वही है। तुम्हारा मूड किया थोड़ा और मिटा दिया, त्रिज्या वही, फिर जब 4 होगा तभी गोल बने। इसीलिए तुम्हारे पास कोई दर्पण है, तोड़ दो, आधा रंग दो, पानी में डुबा दो, किसी काम से त्रिज्या नहीं बदलता, और त्रिज्या नहीं बदलेगा तो फोकस नहीं बदलेगा। इसीलिए पानी में डुबाने से फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगा। लाइन एकदम क्लियर हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर रंग ही दिया, अगला क्वेश्चन हम तो चुके तुमको सीरीज लेके चले ना, इसको समझाने के लिए वो दिए, वो पिलर है, ये दीवार उठाए थे, दोनों मिलता है तब मजबूती है। खाली लिख क्या कहेंगे, रट जाओ आप, घरे बैठ के बराबर बैठो, बराबर बैठो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये 3 और 5 दोनों पढ़ के सेट करोगे परमानेंट। हमने जान के अगला क्वेश्चन दिया रंगने वाला। बताओ, एक अवतल दर्पण के निचले भाग को काले रंग से रंग दी, बोलो इसकी फोकस दूरी घटेगा बढ़ेगा, वही रहेगा। चलिए बोलिए, वही रहेगा, चूंकि त्रिज्या वही है, फोकस वही रहेगा। हाँ, एक अच्छा इसमें पॉइंट दिया हुआ है जिसको सीखना, यहां एक सीखने वाली बात है। प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की तीव्रता, 2 शब्द है, और हम चाहते हैं दोनों शब्द पर आप पूरा ध्यान दीजिए ताकि आपका कंसेप्ट आए। प्रतिबिंब की संख्या माने कितने इमेज बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज। तो बताओ, अगर दर्पण के आधा रंग देंगे तो प्रतिबिंब की संख्या वही होगा कि आधा हो? वही होगा। संख्या 1 कलम देख रहे थे तो पहले 1 था, नीचे आधा रंग देंगे तब भी 1 हो। तुमको लेंस में भी पूछेगा कि एक लेंस के निचले आधे भाग को काले रंग से रंग दिए तो प्रतिबिंब की संख्या। कोई लड़का चश्मा पहने हुए है, तुम नीचे उसका थोड़ा सा उंगली रख दोगे, कहोगे अपोलो, आधा नजर आता है कि पूरा? अरे भाई, तो पूरा दिखाई देगा, ऊपर से थोड़ा मार देगा। ये थोड़ा कि तुम चश्मा पर ऐसे रख दोगे, कहोगे अब तो आधा पेट से कट गया हो, क्यों, तो आधा हम इसको ऐसे कर। तो नीचे रंगने उंगने से संख्या नहीं बदलता। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की तीव्रता। तीव्रता मतलब इंग्लिश में इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब कितना स्पष्ट दिख रहा है, उसकी तीव्रता क्या है। तो आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, इंटेंसिटी स्क्वायर होता है एपर्चर के द्वारक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या आयाम के भी कह सकते हो। जो इंटेंसिटी होते हैं वो एपर्चर का स्क्वायर होते हैं, या एम्पलीट्यूड के स्क्वायर होते हैं, आयाम के स्क्वायर होते हैं। पहले इतना दूर तक इसके आयाम थे, जब आप आधा रंग दिए हो तो इसके एपर्चर अब इतना ही बचा है। तो क्या ये उतना ही है कि कम गया? कम गया। पहले लेंस में पूरा दूर से चल रहा था, अब आधा रंग दियो तो आधा रंग दिए तो इसका बताओ पावर तो वही रहेगा, लेकिन जितना बढ़िया साफ पहले दिखाई दे रहा था उतना बढ़िया दिखाई नहीं देगा, थोड़ा धुंधला होगा। इंटेंसिटी उसी को पाना। अब किसी का चश्मा गिर जाए और बीच से क्रैक कर जाए, इन लोग क्रैक, चश्मा है बीच से आधा टूट गया। कई बार होते हैं गांव के बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो चश्मा गिर के फूट गया, आधा हो गया, 2-4 टुकड़ा और हो गया, फिर भी देखोगे कि पेपर मार के रगड़े हुए। टूटले चश्मा से पढ़ लेंगे, क्यों? टूटने से पावर नहीं बदलता। ये मत समझना कि चश्मा 4 टुकड़ा हो गया, क्रैक इधर, तो जा पावर तो बहुत घट गया हो, पावर वही है, पढ़ पाएंगे वो। लेकिन हाँ, पहले जितने उसके द्वारक थे, एपर्चर थे, अब उतने नहीं रहे, इसीलिए उसकी धुंधलापन थोड़ा बढ़ जाए। तो आपको कभी भी पूछेगा कि बहुत अच्छा प्रश्न है, और क्वेश्चन थोड़ा घुमा ज्यादा नहीं दिए, नहीं तो और मूव करता है। जानते हो कैसे? दर्पण के आधे भाग को रंगने से क्या बदलेगा? प्रतिबिंब की संख्या, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की तीव्रता, इनमें सभी, जल्दी बोलिए, सिर्फ तीव्रता बदलते और कुछ नहीं बदलते। इसलिए बहुत बेहतर प्रश्न है, और तीव्रता कई बच्चे पढ़े नहीं रहते तो उस समय वो परेशान होते हैं कि क्या पूछना है। तो बताओ, ये स्टेप एकदम क्लियर हो गया सबका? अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, फोकस दूरी वाला नहीं, फोकस दूरी तो सब जान रहा है आनंद से। समतल दर्पण के आवर्धन क्षमता होंगे, बोलो अनंत के 0 क्या बनाया? +1। कितने लोग +1 बनाया? अरे +1 बनाया। और -1 बनाए, वेरी गुड। और अनंत बनाए, वाह। समतल रहेगा तो अनंत छोड़ेंगे कैसे, चाहे कुछ भी पूछो। ध्यान दीजिए, समतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होते हैं। आवर्धन क्षमता का हमारे पास एक फॉर्मूला है, -v/u, या एक फॉर्मूला है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बने तो ऊंचाई माइनस ले, सीधा बने तो ऊंचाई प्लस ले। बोलो, समतल में प्रतिबिंब की ऊंचाई सीधा की उल्टा, समतल में तो सीधा इमेज बनेगा तो ये प्लस चले, और समतल में ज्यादा बड़ा वस्तु दिखता है कि प्रतिबिंब, बराबर इमेज बनता है, इसलिए कट के 1 हो जाएगा और सही आंसर +1 हो जाएगा। नहीं समझे? फिर से वो परेशान कर रहा है, मत देखो इसको।
मत देखो इसको, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, दोनों बराबर है, ऊंचाई सीधा है, प्लस होगा तो +1 होगी। इसको देखने का मन कर रहा है तो सोचो अपने से, u इधर है, कोई चीज बाएं हाथ की ओर होता है तो माइनस होता है, और v इधर है तो v प्लस होता है, और जितनी दूरी पर u होगा उतनी ही दूरी पर v होगा। तो फॉर्मूला -v/u है, तो -v तो ठीक है, लेकिन u इधर रहने से निगेटिव होगा, और दोनों बराबर है तो 1 हो जाएगा, इसलिए +1। बात आया समझ में? तो जिस पर तुम सोचो, या तो इस पर सोचो या इस पर, एक ही है। तो जल्दी बताओ समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता क्या होते? +1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। एक दर्पण का आवर्धन क्षमता कितना है? -1 है, तो दर्पण क्या है? सभी लोग समझ लो, एक छोटी सी बात समझो, सीख जाओगे। आवर्धन -1 है, आवर्धन का फॉर्मूला बोलो, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। नहीं पढ़ा है जी? तिरछा गुना करो, माइनस वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, माइनस को इधर दे दो, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है, लेकिन एक माइनस तो एक प्लस है, यानी एक सीधा तो एक उल्टा है। तो बोलो उल्टा और बराबर किसमें बनता है? सिर्फ अवतल में। समतल में सीधा और बराबर बनता है, यहां माइनस लगा हुआ मतलब उल्टा है, और बराबर है तो उल्टा और बराबर, समतल की उत्तल की अवतल, अवतल, और इसलिए सही आंसर डी हो। आपको यह क्वेश्चन खुद ध्यान दीजिए, कॉपी कौन दे रहा था उधर से? बचा तुम्हें दे रहा था ना? क्या सही किया? 3 को 6 हुआ, नहीं आया था। चलिए ध्यान दीजिए। तो अब बहुत अच्छी बात है कि वर्ग में एक लड़के सही किए। सही किए का मतलब है कि खूब अच्छे से समतल दर्पण का एकदम आत्मा पकड़ रहे। आत्मा नहीं धरोगे तो नहीं सही होगा, एकदम नवज धर लोगे, गर्दन जिसको कहते हैं, तब गड़बड़ नहीं होगा। अब बताओ ये फॉर्मूला क्या कह रहा था, उसको क्वेश्चन माध्यम से दिए, क्लियर है सबका? अब हम लोग यहां से अगले स्टेप की ओर चल रहे हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चीज हम लोग को पढ़ना है, दर्पण के उपयोग। और उपयोग एक बार बढ़िया से सुनिए, और तब हम 10 कार्य देंगे, उसमें किस दर्पण का उपयोग करेंगे हम लोग, उसको नाम लिखना हो। तो पहले सब लोग जरा ध्यान से सीखेंगे। हम लोग देखें यूज ऑफ मिरर, दर्पण के उपयोग। ध्यान दीजिए बढ़िया से। दर्पण हमारे 3 प्रकार के हो गए, समतल, उत्तल, अवतल। ये तीनों का यूज बढ़िया से एक नजर हम लोग सुन लेते हैं, और आपसे हम रिवर्स काम करवाएंगे। आपसे पूछेंगे हजामत बनाने में कौन दर्पण, तो अभी हम समझा देंगे और तब काम देंगे। वो भी चोरी अलाउ रहेगा, तब क्यों गलती हो? बात समझ रहे हैं सब ना? हाँ, तो बढ़िया से समझिए, और तब क्वेश्चन को भी देखते हुए और समझने के बाद तब यूज ऑफ मिरर एकदम क्लियर। जरा ध्यान दें, समतल दर्पण का उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, और अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, हम लोग तेजी में सुनते हैं। पहला नंबर सब लोग जानते हैं, प्लेन मिरर का हम लोग यूज करते हैं ड्रेसिंग टेबल में। ड्रेसिंग टेबल आप लोग देखे ज्यादातर गांव देहात में, तिलक में, दोंगा में ज्यादा मिलता है। ई वाला वो टेबल रहता है, आजकल थोड़ा डिजाइन उजाइन बदला भी है, और इसमें सामान रखने के लिए नाम ही है ड्रेसिंग टेबल, सजने संवरने वाला टेबल। इनमें ऐनक है, और ड्रेसिंग के लिए सब पाउडर क्रीम रखने वाला इन्हें गैलरी बना हुआ है। तो आप लोग ऐसा टेबल देखे है ना? पर हाँ, कोई लड़का ड्रेसिंग मैंने सोचता है कि डॉक्टर साहब चोट लगला के बाद, तो दोनों ड्रेसिंग है। ये ड्रेसिंग दूसरा ड्रेसिंग है, ब्याह शादी के बाद ये ड्रेसिंग है। शादी एकमात्र दुर्घटना है जहां शादी के पूर्व ही चोट लगने के पहले हल्दी लगा दिया जाता है, बाकी जगह चोट लगेगा तब हल्दी चल लगता है। तो ये कोई साधारण घटना नहीं है, जरा ध्यान दो यहाँ पे। तो अब ड्रेसिंग टेबल क्लियर हो गया सबका। दूसरा नंबर हम लोग देखें तो समतल का उपयोग हम लोग और किसमें करते हैं? सजावट की सामग्री बनाने। कोई चीज सजाना है, आप लोग घर में देखे होंगे, कई लोग अंडा ट्रे में छोटे छोटे मिरर साथ देते, कहीं पर्दा है, कर्टन है, तो उसी में थोड़ा थोड़ा दर्पण लगा देते। तो सजावट की सामग्री बनाने में ड्रेसिंग टेबल में इसका पेरिस्कोप समझते हो? इसको हम लोग कभी कभी यूज से क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो इसलिए है क्या, इसको समझना है बढ़िया से। पेरिस्कोप आप भी बना सकते हो घर में। एक पेरिस्कोप एक बॉक्स जैसा है, और इसमें एक समतल दर्पण यहां और दूसरा समतल दर्पण यहां, और यहां से एक कटिंग किया हुआ है, एक यहां से कटिंग किया हुआ है। ये बीच का हिस्सा खाली होता है। अब आपके पास एक सामग्री है जिसमें लंबा एक बेलन जैसा नली है, ऊपर छेद और अपोजिट साइड इधर छेद। आप इस नली को लेकर अपने छत के रेलिंग से ऐसे कर दीजिए, तो नीचे कौन आ रहा है उसको आप देख सकते, आपको वो नहीं देख सकते, क्योंकि आप उधर का इमेज इसमें और इसका इमेज इसमें, आराम से इधर का यहां यहां, और आप देख ली। तो ऐसे उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या करते हैं? पेरिस्कोप का। सेना लोग को ही दिया जाता है युद्ध मैदान में, लड़ाई के मैदान में गड्ढा करके उन लोग को अंदर रहना होता है। अब बताओ, गोलियां चलने लगेगी और गड्ढा में 20 साथी लोग, किसी को कोई कहेगा कि तुम देखो ना कौन चला रहा है, तुम्हें लगता है कि कोई निकलेगा? कहेगा ना, तुम देखो गोली चल रहा है हमने। तो सबको यही वाला पेरिस्कोप दिया रहता है कि निकालो और नीचे से ही देखो कि कौन सी स्थिति पोजीशन क्या है। अगर इसको गोली भी लग गया, उड़ गया, तो कोई बात नहीं, दूसरा निकालो। अब तुम गर्दन निकालोगे या लगेगा तो बड़ा खतरा है। कार्य समझ गए हैं? तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? पेरिस्कोप। बोलिए, पेरिस्कोप क्लियर है सबका? उत्तल दर्पण का काम समझिए, हमें साइड मिरर से ज्यादा महत्वपूर्ण है कार्य को समझना। और कार्य सब लोग ध्यान दें, उत्तल दर्पण का काम क्या है?
अच्छा, तुम लोग सभी जानते हो उत्तल दर्पण को अभिसारी कहते हैं कि अपसारी? क्या अपसारी? क्या कहते हैं? अभी अपसारी? अरे एक मिनट देखने दो, लोग 10वां में क्या क्या पढ़ा। कितने लोग को लग रहा है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? अपसारी, अपसारी। अच्छा हाँ गिरा। और अभिसारी दर्पण कहते हैं? वेरी गुड। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर है, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? कितने को लग रहा है कन्वर्जिंग? कन्वर्जिंग लग रहा है और डाइवर्जिंग लग रहा है? हाँ वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, उत्तल दर्पण किरण को क्या करता है? मिलाता है कि फैलाता है? एक कन्वर्ज किया कि डाइवर्ज कर दिया, इसीलिए उसको डाइवर्जिंग अपसारी कहते हैं। कई लड़के को अभिसारी याद क्यों आ रहा है? क्योंकि वो लेंस वाला सीन इधर DD1 पकड़ रहा है, वो लेंस में था। और कई बार सेटर लेंस वाली बात दर्पण में फिर आता है कि जरूर लड़का के उधर वाला मारेगा, इधर उधर रिवर्स गियर पकड़ लेगा। उत्तल लेंस अभिसारी है, जबकि उत्तल दर्पण अपसारी, डाइवर्जिंग। अब बता दो जल्दी से, अवतल दर्पण को क्या कहो? अभिसारी। अभिसारी का मतलब कन्वर्जिंग, मिलाने वाला कि फैलाने वाला? बस ये सुनिए अब फिक्स, क्योंकि मुझे इस पर मतलब है। ये जब तक नहीं जानोगे तब तक खाली रट जाओगे हजामत बनाने में, सोलर कुकर में, और वहां उलटते। अब जो लड़के इस जान गए, देखिए कितनी अच्छी बात आपको समझा दिए। अपसारी माने फैलाना। तो जिस जगह पर भी लाइट को फैलाना रहे, बात को ध्यान देना, जिस जगह पर भी लाइट को फैलाना रहे, तो आप सोचोगे कि वो लाइट अगर फैलाना है तो हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करें। लाइट फैलाना है तब, अगर लाइट मिलाना है तो अवतल दर्पण का उपयोग करें। ये लाइन समझ में आया कि नहीं? लाइट फैलाना है तो उत्तल, लाइट मिलाना है तो अवतल। क्लियर सबको? अब बताओ, तुमको क्वेश्चन दे, सड़क के किनारे वेपर लाइट में किस दर्पण का प्रयोग करें? रटो नहीं, कई लड़का लगा निकालने की सड़क के किनारे, सड़क के किनारे। तुम सोचो इसका काम क्या है? किरण मिलाना कि किरण फैलाना? फैलाना ना, जिसमें फैलाना काम होगा उत्तल का प्रयोग करें। बोलो क्लियर है सबको? टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग करें? टॉर्च का काम क्या है? पूरे रोड पर लाइट फैला दे कि मारे एक जगह फोकस मिला दे? मिला दे। तुम लोग बचपन में खेल किया होगा, पीछे वाला कटोरी ऐंठ में मिलाने का, याद है वाला खेल? तो अब तुम समझ रहा है, इसका काम है लाइट को मिलाना, और मिलाना रहेगा तो उसको हम लोग अवतल कहेंगे। इसी को टॉर्च का काम है, भुलाए हुए चीज को रात में खोजना। तो हम इसी को उलट पुलट के दे देगा। सर्च लाइट में प्रयोग करते हैं। अब कई लड़का बेचारा लगा परेशान होने की, व्हाट इज सर्च लाइट? अरे सर्च मैंने खोजना, तो कब खोजोगे? लाइट फैला करके कि मिला करके? मिला करके। डॉक्टर द्वारा रोगी के कान, नाक, गला देखने में, कान के अंदर जख्म है तो लाइट भेजना ठीक होगा उत्तल से अवतल से? चलिए बोलिए, अवतल से। क्योंकि अवतल क्या करेगा? लाइट को मिला देगा, और अगर लाइट मिला दिया तो होगा कि वाह अंदर दिखाई ठीक। अब हम लोग समझ पा रहे हैं, इसी अवतल का उपयोग हजामत बनाने में भी करते हैं, क्योंकि यह एक मात्र दर्पण है जिसमें काल्पनिक सीधा और बड़ा बनता है। हजामत मतलब दाढ़ी बनाने में चेहरा क्या दिखना चाहिए? छोटा कि बड़ा? बड़ा दिखेगा। बड़ा छोटा छोटा देखोगे तो क्या होगा? कई दाढ़ी नहीं ठीक से सेव हुआ, और ये दर्पण कहेगा एकदम क्लियर, बाहर सब टोकेगा, यहाँ पीछे छूट गया है, यहाँ छूट गया। हाँ, कटा हुआ रहेगा तो अवतल दर्पण और बढ़िया से दिखाएगा कि यहाँ कटा है, जरा बढ़िया से फिटकरी लगाई। हाँ, सैलून खोलने वाला अवतल डर से नहीं लगाया, वो ठीक कह रहा है, उसकी चिंता है। सैलून वाला भी दुकान सोच रहा है, तुम दुकानदार की दृष्टि से सोच रहा, ग्राहक की दृष्टि से सोचो तो ही ठीक। अब दुकानदार क्या चाहेगा? अवतल लगाए नहीं, क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा इमेज दिखेगा, थोड़ा सा भी छूटेगा तो कहेगा देखो जी गवाया हुआ। थोड़ा सा कट जाएगा तब वो में बड़ा दिखेगा कि बहुत काट दिया है, पैसा भी गायब हो जाएगा। तो इसीलिए वो जनरली समतल में काम चला लेता है, लेकिन ग्राहक के लिए बड़ा दिखना फायदेमंद हो। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हम लोग हजामत बनाने में कौन दर्पण यूज करेंगे? अवतल। जल्दी बताओ, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल। कभी कभी उल्टा क्वेश्चन देख, साइड मिरर में उत्तल क्यों लगाते? क्योंकि इसमें हमेशा काल्पनिक सीधा छोटा इमेज बनता, इसके देखने का क्षेत्र बड़ा होता है। तो अब बताओ, साइड मिरर में हो गया, सड़क के किनारे परावर्तक रोशनी में हो गया, हजामत बनाने में हो गया, सर्च लाइट में हो गया, हम लोग और क्या देख लिए? अवतल का उपयोग डॉक्टर द्वारा रोगी के कान, नाक, गला देखने में हो गया। तो अब आपको हम क्वेश्चन दें, निम्नलिखित कार्यों में प्रयोग होने वाले दर्पण का नाम लिखिए। जैसे पहला नंबर देंगे हजामत बनाने में, तो डैश देंगे, आंसर होगा अवतल दर्पण। वैसा ही और देंगे तो नहीं लिख देगा, तो शुरू कर दीजिए, लिखिए। निम्नलिखित कार्यों में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखें। निम्नलिखित कार्यों में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखें। निम्नलिखित कार्यों में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखें। पहला नंबर, ENT विशेषज्ञ। क्या 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 कर रहा है? ENT विशेषज्ञ, डैश देंगे, उत्तल, अवतल, समतल करते जाएंगे, साथ साथ ही चलेंगे, 10 चलेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ENT विशेषज्ञ एक विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ को आपको बताना है कि इसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हो। सब इसमें हो गया है, चोरी करो,
दही के अंदर घी छिपा है, मथने के लिए सोचो, निकल जाएगा। हाँ देखिए, शांत रहिए, बोले क्या पूछ रहे हैं? और ENT का फुल फॉर्म चाहिए। अरे ई से ईयर, ईयर माने कान, एन से नोज। ये तो छोटका लेकर पूछो 3 साल के बच्चा नोज तो ऐसे करेगा। आई लोग अब पूछ रहा है ENT। अरे अभी ना सिखाए कान नाक गला। तुमको क्या लगता है परीक्षा में कपर पाई का लिखेगा क्या तुमको? इन लोग को चाहिए कपर पाई का और न कान, नकर पाई ना करेगा इसमें। तो आप पर ध्यान देना है। ENT अभी तुमको क्या सिखाए? कान नाक गला, वैसे नहीं देगा। वो कहेगा बाबू ENT विशेषज्ञ। तो आपको समझ लेना है कि वो ईयर, नोज एंड थाउट, कान नाक एंड गला। इसका विशेषज्ञ कौन दर्पण का प्रयोग करेगा? अवतल दर्पण। तो आंसर हो गया अवतल दर्पण। और अब कोई डॉक्टर लिखेगा ENT विशेषज्ञ, तब बुखार दिखाने जाओगे। और कई लोग नहीं जान रहा तो यही ना करेगा जी। डॉक्टर साहब बड़ा से लिख देंगे, डॉक्टर फलाना प्रसाद ENT स्पेशलिस्ट। और तुम पहुंचोगे जी दांत में दर्द है, वो कहेगा बोर्ड नहीं पड़ा, कान नाक और गला। तो ये बीच में दांत कैसे फंस रहा? तो आपको टीथ वाला के आना जाओगे तो दूसरा नंबर टीथ वाला भी लिख दो, दंत चिकित्सक। इसमें स्टार लगा देना, कई बार पूछे हुए जनरल कंपटीशन। दंत चिकित्सक आपको पूछेगा, दंत चिकित्सक के द्वारा प्रयुक्त दर्पण है उत्तल, अवतल, समतल। कान नाक गला तो देख ही लिया, और डेंटिस्ट के पास आपको पहुंचा दे। अवतल क्या बनाएगा जी? अवतल। दांत लगता है खुदवाने नहीं गया है, तो वो दांत उठता कभी लगता है अभी खुला हुआ नहीं होगा, अभी तो धीरे धीरे और 5-6 साल में आएगा। तुमका बचा कि तू निकल गया। ध्यान दो, बता दो दंत चिकित्सक कितने को अवतल लग रहा है? अवतल। अरे बहुत लोग है अवतल, बहुत बढ़िया। उत्तल, अच्छा। अरे उत्तल में छोटा इमेज बनता है। क्या चाहते हो कि दांत वाला के जो दिखाई दे वो भी गायब हो जाए? दांत में तुम्हारा खोड़ा है और भिड़ा देगा उत्तल, तो वो बंद होकर कहेगा ऑल क्लियर। बड़ा ना दिखना चाहिए जी, और बड़ा दिखने के लिए कौन है? अवतल। इसलिए आंसर अवतल, और फिर अवतल था। और आपको यही चीज ध्यान देना है, दंत चिकित्सक ज्यादा बार पूछे हुए हैं। तीसरा नंबर लिख दीजिए। अब थोड़ा सा चेंज करें, सब जो तुम यूज कर रहा है उसी को दे रहे हैं, टेबल लैंप। फिर तुरंत लगा डंडी मार, सब तो लगता है लिखा और जय। अंदर सोचो, टेबल लैंप देखा है साहब, उसके कार्य को सोचो, और कार्य को सोचने के बाद तब आंसर लगाओ। क्या बनाया? कितने लोग अवतल बनाया? अवतल। आगे आइए, उत्तल बनाए। अच्छा अच्छा अच्छा, टेबल लैंप घर में रखे हो, किस लिए रखे हो? प्रकाश पूरे रूम में फैलाने के लिए कि टेबल पर लाने के लिए? लाने के लिए। एक जगह लाने के लिए कौन दर्पण है? अवतल। तो उत्तल क्या लगाएगा? तुम रोड पर लाइट फैलाएगा क्या? तुम लोग तो दिमाग नहीं लगाता जी। सुनो, फिर से सुनेगा, हम तुमको सुनो जी। तुम लोग खाली पार्टी किससे का है? साइड मिरर उत्तल दर्पण रटे रहे। अब परीक्षा में क्या होगा? टेबल लैंप में तो कोई लड़का सिर खुजलाते रहेगा कि टेबल लैंप में दर्पण कहां होता है? अरे दर्पण का मतलब जिस सतह से लाइट रिफ्लेक्ट करे, तुम्हारा इमेज जैसा दिखे। टेबल लैंप में तुम देखना अंदर के पार्ट एकदम चिकना किया हुआ होगा, ऐसे मिरर वर्क है उसका। और उसका काम है लाइट को एक जगह मिलाना, टेबल पर पुस्तक पर लाना, और एक जगह मिलाने वाला कौन था? अवतल। इसलिए सही आंसर अवतल। अगला नंबर लिख दो। 10 में तुम लोग का एकदम मूड फ्रेश हो जाएगा, तब उपयोग कहोगे कि अब पूछ के देखो, एकदम फिट हो गया तुम्हारा। अगला कितना नंबर हुआ है? 3। अभी तो 7 देना है, तब तो खाली अवतल चल रहा है जी। और इसीलिए सब रिस्क नहीं ले रहा था कि 2-3 बार अवतल हो गया, बदल देते हैं। लिखिए अगला, सौर भट्टी। सौर भट्टी, सौर भट्टी। लिख दो, लिखो। तुम अवतल लग रहा था, अवतल लिखो। ये लोग बड़ा सावधान है, लिखता नहीं, खाली बोलता है कि फेयर कॉपी गंदा नहीं हो जाए। बोलने में क्या जाता है? बोलो, सौर भट्टी, अवतल। कितने को अवतल लग रहा है? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सौर का मतलब सूर्य, और भट्टी मतलब जहां टेम्परेचर हाई हो जाए। तो इसी का उपयोग हम लोग सोलर कुकर में भी देखें। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सौर भट्टी एक जगह लाइट मिलाएगा तो अवृत प्रकाश से हो जाएगा। इसी को रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन रिवर्स जानते हो कैसे थे? रिवर्स क्वेश्चन में आपको दे देगा, इसमें बहुत अच्छा प्रश्न बना देता है कि बताओ कौन से दर्पण एक जगह अवृत प्रकाश जमा करने के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरा एक बच्चा जैसा क्वेश्चन दे देगा, लगेगा कि है क्या कंपटीशन में तुमको हर चीज लगना चाहिए कि हम यूज करते हैं, अब फिर गड़बड़ होना चाहिए। खूबसूरती है कंपटीशन। तुमको दे देगा कागज में लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण होगा, ऐसे देगा। तुमको याद आएगा कि बच्चे में एक बार जलाए तो थे, लेकिन याद भुला रहे हो किस चीज से जलाए थे दर्पण को। तो तुम लेंस से जलाया था, तो लेंस रहेगा तो उत्तल और दर्पण रहेगा तो अवतल, दोनों से जल सकता है। तो आपको पूछा जाएगा कि किस दर्पण से कागज में आग लगेगा, तो अवतल। तो सही आंसर सौर भट्टी में क्या हो गया? अवतल। अगला नंबर लिख दीजिए, सोलर कुकर। सोलर कुकर, चलिए बोल दीजिए। हाँ, तो इसको सीखना। आंसर लिख दीजिए, समतल दर्पण। लिखो 10 देखे,
सोलर कुकर में डैश देंगे, दर्पण में हो गया समतल दर्पण और अवतल दर्पण, दोनों यूज होता है। इसलिए कई बार अच्छे क्लास जो बीसीएस लेवल के एग्जाम है दोनों पर जा सकता है। इसमें थोड़ा सा 1 मिनट कंसेप्ट समझ लीजिएगा। एनसीईआरटी के 10वीं क्लास के पुस्तक में देखोगे तो लास्ट चैप्टर ऊर्जा पढ़ना है, और एनसीईआरटी में साफ दोनों प्रकार के सोलर कुकर फिजिक्स में पढ़ना है। और इसीलिए अच्छे सेटर अगर एनसीईआरटी से भी उठा लेगा तो तुम्हें क्वेश्चन दे देगा कि सोलर कुकर में प्रयुक्त होते हैं। वो जानता है कि बच्चे पक्का अवतल मारेगा, ए में अवतल देगा, बी में समतल, 80 में दोनों करके मुस्कुरा उठेगा कि गया। बात समझना। लेकिन अब तो तुम लोग तो एकदम ब्रेक लगा हुआ गाड़ी है, तो तुम लोग नहीं गवाएगा। लेकिन जो हड़बड़िया मिल है उन लोग परीक्षा में अंतिम पढ़ता कहां है? उन लोग एकदम धाय धाय सुपर फास्ट एकदम हाई एक्सप्रेस वाला गाड़ी है, सोलर कुकर लड़ गया अवतल, अगला फिजिक्स में हमको तो टाइम नहीं लगता है। अब फिर जान के बाद में कहेगा कि जाकर पर होगी। पूरे चॉइस पढ़ना है आने के बाद भी। अब जरा यहाँ पे सुनेंगे समतल दर्पण का काम क्या है, अवतल का काम क्या है, और इसमें एक प्रश्न उठ के आएगा कांच का काम क्या है। वहां से कई बार उसके एप्लीकेशन से आप लोग को ज्यादा क्वेश्चन रहता है, और इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उस एप्लीकेशन को समझिए। काला रंग उष्मा को अवशोषित करता है, तो एक कोई भी बक्सा लीजिए, उसको काले रंग से रंग दीजिए। रंगने के बाद काले रंग से रंग दिए, इसके ऊपर एक कांच का प्लेट लगा दीजिए, और यहां से एक अच्छा क्वेश्चन आएगा कांच का गुण। कांच की एक बहुत खूबसूरती है, यह सूक्ष्म तरंग को आने देता है। प्रकाश के उष्मा में तरंग कोई भी लाइट से आएगा तो लाइट में खूबसूरती है, जब तक धक्का नहीं मारेगा वो लघु तरंग होते हैं। कहीं टकरा जाएगा अंदर दीवार वगैरह से तो दीर्घ तरंग बन जाएगा। और कांच की खूबसूरती है कि लघु तरंग को आने दे, लेकिन टकराने के बाद दीर्घ तरंग को जाने नहीं देगा। इसीलिए क्वेश्चन देगा यदि किसी मकान को ईंट के दीवार के स्थान पर कांच का बना दिया जाए तो कमरे का तापमान घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा। तो कांच की खूबसूरती क्या है? उष्मा आने देगा, लेकिन टकराने के बाद जब वो दीर्घ तरंग बन जाएगा तो जाने नहीं देगा और रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बोलो जी, लाइन स्पष्ट है सबका? तो अब इसमें कोई चीज आ गया निकलेगा नहीं, दीर्घ तरंग को रोक देगा। और एक समतल दर्पण लगा के इसके उष्मा को अंदर भेजना। इसको जब 2-3 घंटा कड़े धूप में रख देंगे तो अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाएगा। इसमें अब कोई चीज चढ़ा दिए, बर्तन में पहले से ही चावल रख दी, तो 2-3 घंटे में धूप में इसमें चावल पक जाएगा, और इसी को समतल दर्पण का सोलर कुकर कहते हैं। बोलो इसमें दाल बनेगा कि नहीं? बनेगा। दाल रखेंगे तो दाल बन जाए। बोलो इसमें आलू से चोखा बनेगा कि नहीं? बनेगा। बोलो भुजिया भुजाएगा कि नहीं? नहीं भुजाएगा, क्योंकि जैसे हटाओगे भाग जाएगा। पूरी छनाएगा कि नहीं? नहीं छनाएगा। इस कुकर में केवल डीवीसी तैयार होगा, दाल भात चोखा, डीवीसी। इसमें हाँ ध्यान दीजिए, आपको बहुत अच्छा प्रश्न धीरे धीरे बनेगा। अवतल दर्पण की खूबसूरती क्या है? यह किसी भी चीज को इसमें अवृत्त प्रकाश को फोकस पर जमा करता है। यानी अगर इसी दर्पण में अवतल का हम प्रयोग करते हैं, जैसे मान लेते हैं सपोज हम यहां अवतल दर्पण वाला सोलर कुकर ले लें, बाजार में मिलता है 5-6 हजार के लगभग प्राइस है, ज्यादा प्राइस भी नहीं। अब इसको धूप में आप रख देंगे तो बताइए इसके फोकस पर एक स्टैंड है, जैसे ही धूप में रखेंगे तो सभी अवृत्त प्रकाश को एक बिंदु पर जमा कर देंगे और बस चढ़ा यहाँ पे तैयार होगी। इस पर भी भोजन तैयार होगा। बोलो इसमें पूरी छनाएगा कि नहीं? नहीं। कुकर हटा के कड़ाही चढ़ा दीजिए, तो क्यों नहीं पूरी छनाएगा? बोलो भुजिया भुजाएगा कि नहीं? खूब हो जाएगा। अब बोलो जल्दी से, किस प्रकार के सोलर कुकर में तलने भुजने का कार्य नहीं संभव हो सकता है? जल्दी बोलिए। समतल मतल बोला था इसलिए नहीं करती है। बात समझ लो, क्वेश्चन कहीं भी मारेगा टर्निंग, नहीं समझे? हाँ, प्रकाश में 3 चीज है जिससे देखेंगे दृश्य। जो हमारे लिए नुकसानदेह है पराबैंगनी, और जो हमारे उष्मा प्रदान करता है उसको इंफ्रारेड कहते हैं, अवरक्त कहते हैं। इंफ्रारेड माने अवरक्त, और इंफ्रारेड से ही उष्मा उत्पन्न होते हैं। हाँ, गर्मी में ही जल्दी बनेगा। इधर तुम कुकर ले लोगे तो गर्मी में वजन दुगना, क्योंकि गैस चूल्हा सबका जरूरत है नहीं। लेकिन फिर ठंड के दिनों में थोड़ा डाउन, अब बरसात में तो एकदम ठीक कर देगा, क्योंकि जिस दिन बदरी किए हुए पेट पकड़ के बैठे रहिए, ये नहीं बनेगा। इसीलिए अभी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो अब आप ये बताओ, समतल दर्पण का सोलर कुकर और अवतल दर्पण का सोलर कुकर, सोलर कुकर 2 डिजाइन का होता है, क्लियर है सबका? इन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? समतल दर्पण के सोलर कुकर में तलने भुजने का काम नहीं हो सकता, लेकिन अवतल दर्पण के सोलर कुकर में तलने भुजने का काम हो सकता। बोलो क्लियर है सबका? चलिए अगला नंबर प्रयोग लिखिए, छठा नंबर लिख दीजिए। नेक्स्ट अगला नंबर प्रयोग लिखे, शोरूम के निगरानी में। उत्पल करेगा। शोरूम नहीं देखा है, मोटरसाइकिल के शोरूम और किसी चीज का शोरूम, शोरूम के निगरानी में। जल्दी बोलिए, बोलो। उत्तल, कितने को उत्तल लग रहा है जी? जल्दी बता दीजिए।
उत्तल, अरे बहुत लोग हैं। और कितने को अवतल लग रहा है? अवतल नहीं समझा क्वेश्चन क्या? एक शोरूम है, मालिक चाहता है कि एक दर्पण लगा के हम पूरे शोरूम की निगरानी करें। कौन सा दर्पण लगाना उसके लिए ठीक हो? जल्दी बोलिए। वेरी गुड। उत्तल दर्पण में छोटे छोटे और बहुत दूर तक सभी इमेज बन सकते हैं। अवतल लगाएगा तो दूर सामान हटेगा, बाकी उसमें नहीं आएगा। हमारा मान लो इस शोरूम है, मैं चाहता हूं इस पर निगरानी रखूं, तो जब इधर हूं तो निगरानी तो ठीक है, घूमने के बाद थोड़ा निगरानी करवा सकता है। तो हम इसी क्लास में एक उत्तल दर्पण ऊपर लगा दें। फायदा, छोटे छोटे सभी का इमेज इसमें तैयार हो जाए। तो जिस समय हम लिखते रहेंगे, कहीं देखे भुन भुन तो ऊपर ध्यान दिए, तो लड़का भी कहेगा निगरानी, ऊपर देखो हम भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है शोरूम के निगरानी के लिए कौन दर्पण अच्छा होगा? उत्तल दर्पण। अगला नंबर लिख दीजिए, बोला जाए। हाँ अभी वही आ जा रहे हैं, लिख दीजिए। तीखे मोड़ पर, अरे सब तो धाय धाय वाला बन गया। तीखे मोड़ पर वाहन की स्थिति देखने में, तीखे मोड़ पर वाहन की स्थिति देखने में, तीखा मैंने शार्प एकदम टर्निंग है, शार्प टर्निंग। तीखे मोड़ पर वाहन की स्थिति देखने में, सुन लीजिए। कई बार आप देखे होंगे जो चौराहा बोल रहा है, ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा मिले, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में रोड जिलेबिया कट रहता है। यहां समतल मैदान में चलेंगे तो वहां कई जगह लिखा रहेगा कृपया हॉर्न न बजाएं। पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो जगह जगह लिखा रहेगा कृपया हॉर्न बजाएं। क्योंकि रोड अचानक टर्निंग है, बिना हॉर्न बजाए जाइएगा तो दोनों नीचे आ जाइएगा, आप फिर बहुत ऊपर चले जाइए। तो इसीलिए वहां पे हॉर्न बजाएं। अब बताओ, इसमें तीखे मोड़ पर आप चाहते हैं कि इधर के गाड़ी इधर वाले को देखे, इधर वाली गाड़ी इधर को देखे, तो टर्निंग पर एक देखना गोल दर्पण लगाया रहे। कहीं चौराहे वगैरह पर देखे हो आप लोग, उस दर्पण को ध्यान से देखना। कौन दर्पण होगा? वो उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि छोटा इमेज इसमें क्लियर हो जाए। देखिए बहुत बढ़िया बना रहे हो। उत्तल का उपयोग, चार उपयोग अच्छे अच्छे लोग से नहीं जुटता है। कोई लड़का जो किताब छाप है, टीचर की बात पूछ के देखो उत्तल के चार उपयोग बताइए तो हाथ पैर फूले लगे, क्योंकि दुए को उसको याद रहता है। कई लोग देख के याद है साइड मिरर, आप कुछ नहीं। खाली पूछोगे सड़क के किनारे परावर्तक रोशनी तो और गवागा कहना, तू और उपयोग बताइए तो हालत खराब चले। तो कुछ नहीं करना था, तुम रोड थोड़े रहो, कार्य को समझ रहे हो कि उत्तल करता क्या है। जहां हम लोग कार्य देख रहे हो यूज कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर 8वां पहुंच गया ना, वेरी गुड। अब आप लोग एकदम फिट होते जा रहे हो। लिख दीजिए कैलिडोस्कोप। पेरिस्कोप नहीं है, कैलिडोस्कोप, समतल दर्पण। अच्छी बात है, कैलिडोस्कोप। जल्दी बोलिए। हाँ, कैलिडोस्कोप समझते हैं? नहीं समझते, अच्छी बात। सुन लीजिए, कैलिडोस्कोप समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। अगर घर में आपके कभी ऐनक गिर जाए, फूट जाए, तो उसका कैलिडोस्कोप आप बना सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, दर्पण फूट गए तो कई टुकड़े हो जाएंगे, उसमें 3 टुकड़े आपको यूज करना है। एक छोटा टुकड़ा, फिर 2 और छोटे टुकड़े। इसके लिए जहां फोटो मरते हैं उस दुकान में आप जाके कहना 3 आयताकार हमको छोटे छोटे चिप्स इससे निकाल दीजिए। निकालने के बाद एक दर्पण सीधा, दूसरा तिरछा, तीसरा इधर से तिरछा, एक बंद बना दें, बंद अस्ते झोपड़ी हो। और तुम पिछले क्लास में ही पढ़े हो कि अगर दो समतल दर्पण ठेटा कोण पर हो तो इसके बीच रखे वस्तु का 360/ठेटा प्रतिबिंब बनता है। उसके लिए सम रहने पर एक घटाते, विषम रहने पर छोड़ते, याद है ना। अब अगर तुम ठेटा कोण पर रख दिए तो बताओ इसके बीच कुछ भी रखेंगे तो एक इमेज बनेगा कि कई इमेज? कई इमेज। अब आप 3 दर्पण ऐसे रख करके इधर टॉर्च वाले जो ग्लास है उससे साट दीजिए, अंदर में कुछ रंगीन चीज डाल दीजिए, नहीं हो तो टूटा हुआ चूड़ी ही हरा, लाल, ब्लू 4-5 कलर का डाल दीजिए और इधर भी बंद कर दीजिए। और इसको अब बढ़िया कोट से पूरा कवर कर दीजिए ताकि दिखे नहीं कि समतल दर्पण है, कोई तुरंत ना देखे। उसको पूरा कवर कर दी और तब किसी को कहिए कि आओ इधर मैजिक वाला एक बॉक्स दिखाते हैं, इसको देखो। और देखते समय इसको हल्का उलट पुलट करना, तो जब उल्टेगा तो एक चूड़ी गिरेगा, दर्पण में एक ही का कई इमेज नजर आएगा। और तुम 3-4 कलर दिए हो तो अंदर एकदम रंग बिरंगा सीन नजर आएगा। कोई देख के नहीं कर सकता है कि अंदर टूटा हुआ चूड़ी। कई जगह चावल रंग के भी अंदर कैलिडो में डालते हैं, चावल हरा से लाल से ऐसा करके डाल दिए, बंद कर दी। अब उससे रंग बिरंगा बहुत सारा जो सीन दिखाई दिया, तो ये खेलने वाले सामग्री को ही हम लोग कैलिडो कहते हैं। अब कोई तुमको दिखाए और ऐसे ऐसे घुमाए और कलर नजर आए, कहना समझ गए कैलिडोस्कोप, ये कैलिडो है। तो आप बताओ कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप क्लियर है सबका? अब इसमें ध्यान दीजिए, तो सही आंसर हो गया कैलिडोस्कोप में कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। अगला नंबर लिख दीजिए, नेक्स्ट 9वां नंबर। अब आप लोग बहुत बढ़िया एकदम बिल्कुल सही करते जा रहे हैं। 9वां 10वां हल्का दे दे, बस सीधा सीधा आप लोग एकदम सही कर लीजिए। तो चलिए 9वां नंबर में आप लोग को दे दें सोडियम परावर्तक लैंप। सोडियम परावर्तक लैंप, सोडियम परावर्तक लैंप। लगा लॉटरी लगाने के, उत्तल वाला का हिस्सा कम है, अवतल बहुत ज्यादा है। जल्दी बोलिए, उत्तल। अच्छा है क्या सोडियम परावर्तक लैंप? भी समझे?
अच्छा, तुम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कराते समय लाइट जलाने वाला देखे हो, वो सोडियम परावर्तक लैंप। अब बताओ उसका काम क्या है, लाइट मिलाना कि फैलाना? वेरी गुड, फैलाना। फैलाता कौन है? उत्तल। तो इसलिए आंसर उत्तल दर्पण। और एक और लास्ट वन लिख दीजिए 10। अब आपको उपयोग से मेरा दावा है कहीं गड़बड़ नहीं होना है। जो टॉपिक छू दिए वो एकदम क्लियर, उसमें कहीं किंतु परंतु खत्म हो जाना चाहिए। 10वां नंबर एक लिख दीजिए। अभी सब हल्कापन छोड़ दिए हैं, हजामत बनाने में और साइड मिरर में सब कुछ नहीं किया, सब तो तुम लोग जान ही रहा। सब जो चले कि आपका ध्यान इस पर बढ़िया से आ जाए। लिख दीजिए जल्दी से। अगला, मोटर गाड़ी के हेडलाइट। हाँ, प्रबलयाकार अगर चॉइस में है तो ठीक है, नहीं तो और बताओ। हाँ, वेरी गुड। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में आप लोग बताओ, हेडलाइट का काम क्या है? लाइट फैलाना कि मिलाना? मिलाना। और इस तुम लोग एक चीज देखा होगा, 2 लाइट बनाता है, एक दूर तक जाए एक नीचे जाए। इसके लिए एक ही सरफेस में 2 जगह लाइट का यूज किया है। और जैसे ही तुम जानते हो, लाइट अगर फोकस पर इसका रखेंगे, मान लो इसका फोकस यहाँ, तो फोकस पर लाइट रखेंगे, ई वाला पोल जलाएंगे, तो फोकस का इमेज कहां बनेगा? अनंत पर। तो लाइट समानांतर एकदम दूर पर चला जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा। और यहां वाला जब जलाएंगे तो जाके एक जगह फोकस पर आ जाएगा। ये थ्योरी पर उसमें बल्ब को सेट करते हैं। और अंदर धंसे हुए कटोरी में बल्ब रखेंगे, और धंसा हुआ का मतलब क्या है? अवतल। और इसीलिए अवतल और अवतल में भी अब एक खास गुण है, उसको 1 मिनट सुन लीजिए क्लियर। अवतल दर्पण में जब इसमें लाइट जलाते हैं तो होता क्या है, सभी लाइट फोकस से ही गुजरेगा। अगर अनंत से किरण आएंगे तो कहां से जाएंगे? फोकस। और फोकस से गुजरने के क्रम में एक किरण दूसरे किरण को अलग अलग जगहों पर काट देता है। इससे एक खराबी क्या होती है, लाइट एक जगह तो करता ही करता है, कई और कटिंग पॉइंट पर भी दिखाई देने लगता है, उपभ्रम की स्थिति हो जाती है। और इस सतह को जो अलग अलग कटा है, इसको हम लोग कॉस्टिक कहते हैं, कॉस्टिक। और दर्पण की इस खराबी को हम लोग गोलीय विपथन कहते हैं। दर्पण की इस खराबी का नाम क्या है? गोलीय विपथन। और इसका इलाज क्या है? इसको बहुत चौड़ा न बनाया जाए, इसके द्वारक को कम कर देंगे तो ये खराबी कम होगा। इसीलिए ऐसे सतह को हम लोग पैराबोलिक कहते हैं, परवलयाकार कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, परवलयाकार दर्पण साइड मिरर में क्यों यूज किए? किस दोष को ठीक करने के लिए? विपथन दोष को ठीक करने के लिए। तो अब हम लोग जरा ध्यान देंगे, क्या है फिर से सुनेंगे। हम लोग अगर पैराबोलिक मिरर यूज करेंगे तो एक सरफेस दूसरे को कटिंग कम जगह पर करेंगे, और कम जगह कटिंग करेगा तो लाइट जहां भेजेंगे सीधा सीधा जाएगा। अगर हम लोग ज्यादा बड़ा सरफेस यूज करेंगे तो सीधा भी जाएगा और कई जगह कटिंग भी करेगा। और ये कटिंग रोकने के लिए पैराबोलिक मिरर का हम लोग यूज करते हैं। तो वहां पे आपको लिख देना था अवतल दर्पण, कॉमा देके, परवलयाकार दर्पण, पैराबोलिक दर्पण, ब्रैकेट में विपथन दोष को दूर करने के लिए। परवलयाकार दर्पण विपथन दोष को दूर करने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान दे दिए, दर्पण से पूरे टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए और सब लोग का ध्यान अब बढ़िया से चाहेंगे। अब सब लोग बताओ, दर्पण के कोई उपयोग रहे तुम्हें लगता है कि छूटेगा? एकदम क्लियर है तुम्हारा। अब हम टेस्ट देंगे तो हम ही तुमको इधर उधर कर सकते, बाकी तुमसे इधर उधर नहीं होगा। तुम्हारे घर में जितना किताब है उससे बहुत ऊपर चला गया। तुम्हारे घर में जो है ना, उछालोगे तो 2-4 में काम खत्म है, हम तो बहुत ऊपर भेज दिए तुमको। अब अगला दिन का क्लास अगर कर लेते हैं तो लाइट का आत्मा आ जाएगा, यानी कल का क्लास में नए लोग भी आ सकेंगे। वहां रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपके शुरू होने हैं और वहां से पूरे सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें अब सुन लीजिए,